हेलो दोस्त, आप सभी का जियोग्राफी बाय माइंड चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं संविधान और संविधान की उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, योगदान किसका रहा, कितना लोगों का सबसे अधिक योगदान रहा और कौन कौन सी बातें इसमें शामिल हैं, और जो अभी तक एग्जाम संविधान सभा के गठन से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक सारे हम पढ़ते हुए चलेंगे और जो आगे पूछे जाएंगे उनके बारे में भी देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं संविधान सभा का गठन और संविधान सभा के निर्माण की पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे कि सबसे पहले किसके मन में आया कि संविधान सभा बनानी चाहिए। तो संविधान सभा बनानी चाहिए सबसे पहले किसके मन में आया, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के मन में आई बातें। 1985 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के मन में आया कि संविधान सभा का गठन किया जाए और इन्होंने स्वराज पार्टी में आवाज उठाई कि हमारे भारत के लोगों के लिए संविधान सभा का गठन करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम इसके बाद आवाज उठाई है 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने आवाज उठाई और कहा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया जाएगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार किया जाएगा, नेक्स्ट बातें ये आई। इसके बाद 1934 ईस्वी में दूसरे लोग आते हैं, काफी जुड़ी बातें हैं, कुछ ध्यान रखना। 1934 में एम एन राय मानवेंद्र राय ने संविधान सभा का प्रस्ताव का गठन किया। संविधान सभा के प्रस्ताव का गठन किया। किसने किया? एम एन राव ने किया। बातें आप याद करते हुए चलिए। कुछ समय बाद 1934 में महात्मा गांधी ने, इसके बाद 1934 में महात्मा गांधी ने कहा कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वो भारत के वैक्स मताधिकार द्वारा किया जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा भारत के वैक्स मताधिकार द्वारा किया जाएगा। कब कहा? 1934 में कहा। इसके कुछ समय बाद अगस्त प्रस्ताव आता है, लाया जाता है संविधान सभा के गठन के लिए अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव है क्या? तो आइए जानते हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में। ये एक्चुअली में जो अगस्त प्रस्ताव है ये 8 अगस्त 1940 में लाया जाता है और इसे भारत के लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, क्योंकि इस अगस्त प्रस्ताव जो अंग्रेज लेके आते हैं इसे भारतीय इसलिए अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि इसमें बातें ये रहती हैं कि मुख्यतः इसमें भारतीय लोग रहेंगे, इसमें भारतीय लोग शामिल होंगे, इसीलिए इसे खारिज कर दिया जाता है, इसे अपनाया नहीं जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यतः भारतीय लोग रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान में जो पहले से ब्रिटिश के लोग रह रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो भारत के लोग ने इसे अपनाया नहीं, इसे खारिज कर दिया। पुनः एक प्रस्ताव लाया जाता है, क्रिप्स प्रस्ताव। ध्यान दीजिएगा, क्रिप्स प्रस्ताव। ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है ये लाया जाता है 1942 में। 1942 ईस्वी में लाया जाता है
और ये इसलिए लाया जाता है कि ये बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव के तहत बातें उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1942 में, वो वेस्टिन चर्चिल थे। वेस्टिन चर्चिल जी वहां के उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद आपको भारतीयों की जो सत्ता है वो हस्तांतरित कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। तो इसमें बातें ये आई कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बाद ही क्यों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही कर दी जाए। इसीलिए जो क्रिप्स प्रस्ताव था इसका मुस्लिम लीगों ने विरोध कर दिया। मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया और यह खारिज हो गया। इसके बाद बातें ये आती हैं, जब ये खारिज हो गया तब पुनः एक वहां से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में एक नए प्रधानमंत्री के रूप में उभरते हैं और उनका नाम है इटली। उनका नाम इटली है। इटली जी प्रधानमंत्री बनती हैं ब्रिटेन में 1946 में बनती हैं। 1946 में प्रधानमंत्री बनती हैं और ये तुरंत 15 मार्च 1946 को ये घोषणा कर देती हैं कि भारत की सत्ता को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। तो वहां से इटली जी अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को यहां भेजते हैं और उनका नाम है पैंथा लॉरेंस एक का नाम है, दूसरे का नाम है एबी एलेक्जेंडर और तीसरा क्रिप्स थे। ये तीनों लोग को उप कैबिनेट मंत्रियों को भेजा जाता है कि आप जाइए और भारत की संविधान की रूपरेखा को तैयार करिए और भारत की संविधान की रूपरेखा को तैयार करो और संविधान सभा का गठन कराने में मदद करो, जाइए करवाइए। तो क्या होता है, ये तीनों पहुंच जाते हैं। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचते हैं और भारत पहुंच के ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन करते हैं। संविधान सभा का गठन किया जाता है और गठन में बातें ये रखी जाती हैं। जब ये गठन हुआ 26 नवंबर 1949 को, आप ध्यान से समझते रहना। 1946 को जब ये गठन हुआ तो इसमें बात ये आई कि उस समय जो जनता थी वो 40 करोड़ थी। उसमें जनता 40 करोड़ थी और इसमें बातें ये रखी गई कि प्रत्येक 10 लाख सदस्य पर 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। ऐसे 40 करोड़ पर 389 सीटें हुई, 389 सदस्य चुने जाएंगे। बातें क्लियर हो गई। अब 389 सदस्य होंगे, ये कहां से चुने जाएंगे आइए देख लेते हैं। जो 389 सदस्य होंगे इनमें से 292 सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांत से होंगे, ब्रिटिश प्रांत से चुने जाएंगे और 93 जो सदस्य होंगे वो चुने जाएंगे देसी रियासत से। देसी रियासत से चुने जाएंगे और जो 4 सदस्य होंगे ये चीफ कमिश्नरी होंगे, चीफ
चीफ कमिश्नरी से लिए जाएंगे, चुने जाएंगे। चीफ कमिश्नरी का मतलब भैया ये होता है, जैसे हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होता है, वैसे उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था और वहाँ के लोगों को जो चुनते थे तो चीफ कमिश्नरी बोला जाता था। तो कौन कौन से क्षेत्र थे? वो चार क्षेत्र थे। एक को बोलते हैं कुर्ग, दूसरे को बोलते हैं दिल्ली, तीसरे को बोलते हैं अजमेर मेड़वाड़ा और चौथे को बोलते हैं बलूचिस्तान। यही 4 क्षेत्र से 4 चीफ कमिश्नरी लिए गए थे, बनाए गए थे, चुने गए थे। अब बात ये आई कि ये जो 292 ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतीय जो थे, इनका जो है निर्वाचन किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। बातें क्लियर हो गई? समझते रहिएगा। और जो 93 सदस्य हैं, ये जो 93 सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मनोनीत किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। और 4 सदस्य को भी निर्वाचित किया जाएगा। बातें यहां तक समझ में आई? सारी चीजों को आप नोट करते हुए चलेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो आप याद करते हुए अगर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं आगे। आप नोट करते चलिए। आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको काफी आनंद आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक की जाती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की जाती है। और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट बात समझते हैं, ये इन्हें क्यों बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता, भीमराव अंबेडकर जी को बना दिया जाता। आखिर इन्हें क्यों बना दिया गया? इन्हीं को क्यों? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे। बुजुर्ग के आधार पर इन्हें बनाया गया, बुजुर्ग के आधार पर इन्हें बना दिया गया। नेक्स्ट बात, अब जब प्रथम बैठक हुई तो प्रथम बैठक में 207 सदस्य ही शामिल हुए और इसमें 15 महिलाएं शामिल हुई। बातें क्लियर हो गई? लेकिन और सारे सदस्य कहां चले गए? और सारे सदस्य कहां चले गए? रजवाड़े कहां चले गए? 93 सीटों को लेकर देसी रजवाड़े कहां चले गए? बची 73 जो सीट थी वो मुस्लिम लीग की थी। अब 73 सीट मुस्लिम लीग के पास थी। अब ये मुस्लिम लीग इसका विरोध कर दिए, इसका विरोध कर रहे थे। और जो 93 सीटें देसी रियासतों की थी, देसी रियासतों, जो 93 सीट देसी रियासत की थी, इनका भविष्य ही नहीं तय हो पा रहा था। ये किधर जाना चाह रहे हैं? क्योंकि माउंटबेटन ने इनको पहले ही 2 डेमोक्रेटिक राष्ट्रों में बांट दिया था और देसी रियासतों को कहा था कि आप अगर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, अगर आप भारत में शामिल होना चाहते हो तो भारत में शामिल हो जाओ। इन देसी रियासतों के बारे में कहा गया था। बात समझ में आई? अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो तो आप स्वतंत्र हो, कोई आप पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। आखिर ये देसी रियासतें हैं क्या? तो देसी रियासतें उन्हें कहते हैं जिन पर अंग्रेज का डायरेक्ट अधिकार ना हो करके वहां के राजा महाराजाओं का अधिकार हुआ करता था, उसे हम देसी रियासत कहते हैं। अब ये इनका भविष्य ही नहीं तय हो पा रहा था कि भारत में रहेंगे कि पाकिस्तान में जाएंगे, और अगर भारत में रहेंगे तो किसको चुने, ये चीजें क्लियर ही नहीं हो पा रही थी, इसीलिए इसमें शामिल नहीं हो पाए उस समय। नेक्स्ट बात ये आई, उसी समय पूर्व प्रधानमंत्री
वेस्टिन चर्चिल ने कहा, संविधान सभा के प्रथम बैठक के समय कहा, जब 73 मुस्लिम लीग ने विरोध किया तो उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री वेस्टिन चर्चिल ने, ये एक ऐसा विवाह है, भारतीयों का ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन वेस्टिन चर्चिल जी का है, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। बातें क्लियर हो गई? बिल्कुल। नेक्स्ट आइए बात करते हैं। इसके बाद 2 दिन के बाद, 9 के बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। बातें समझ में जी। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार बनाया गया था वो BN राव जी को बना दिया गया था। किसको बनाया गया था? BN राव को बनाया गया था। ये BN राव जी संविधान के सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। बातें क्लियर हो गई? ये एक ICS अधिकारी थे, ये एक ICS अधिकारी थे और इन्हें इसलिए बनाया गया क्योंकि ये संविधान के बारे में काफी चीजें इनको जानकारी थी संविधान के बारे में। तो इसीलिए इनको पता था कि मुझे संविधान कैसे चलाना है, कैसे रूपरेखा उसकी तैयार करनी है। इसको लेकर इन्होंने काफी उनको जानकारी प्राप्त थी ICS होने के कारण। इसीलिए संविधान का सलाहकार BN राव जी को बनाया गया। क्यों? बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात ये आई कि अब बात ये आती है कि संविधान जो है हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। तैयार हो गया कहने का मतलब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हो गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हो गया। आप इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये शब्द। तो याद रखिएगा, काफी फायदे हैं इससे याद करने से। नेक्स्ट आइए बात देखते हैं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 22 भाग थे। आप जानते हो कितने भाग थे? 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। और उस समय 8 अनुसूचियां थी। मार्कर कम चल रहा है। उस समय 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे उसमें और 14 भाषाएं थी। और 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में 26 भाग हैं संविधान के और बढ़कर 12 अनुसूची हो गई है। 12 अनुसूची हो गई है और 395 अनुच्छेद हैं और इस समय 22 भाषाएं हैं। ये आप याद रखो, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपको याद करना चाहिए। नेक्स्ट आइए बात करते हैं। BN राव जी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के लिए एक प्रारूप समिति तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? प्रारूप समिति तैयार करते हैं और प्रारूप समिति तैयार कर उसमें 7 सदस्यों का गठन करते हैं और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए और वो थे BR अम्बेडकर।
एग्जाम में पूछा जाता है कितने सदस्य प्रारूप समिति में शामिल हुए, तो हम बताएंगे 7 सदस्य शामिल हुए थे टोटल बी आर अम्बेडकर को लेकर, और बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। इसका बातें समझ में। नेक्स्ट आइए संविधान सभा से जुड़ी कुछ बातों के बारे में और याद करते हैं। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, आपको पता है। आप इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात अगर हम करें, जो संविधान बनाने में सबसे बड़ा किसी अधिनियम का अगर योगदान है तो 1935 का अधिनियम जो है संविधान बनाने में, संविधान निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है। आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्रोत अगर किसी अधिनियम से लिया गया है तो 1935 अधिनियम से संविधान निर्माण में सबसे बड़ा स्रोत लिया गया है। आधा से ज्यादा स्रोत यहीं से लिए गए हैं। भाई नेक्स्ट बात करते हैं। बातें ये आई कि बी आर अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी को चुनाव कहां से लड़ाया गया था, तो ये बी आर अम्बेडकर जी को जो चुनाव लड़ाया गया था वो पश्चिम बंगाल से लड़ाया गया था, और पश्चिम बंगाल के जयसुर कुलना से लड़ाया गया था। जयसुर कुलना से लड़ाया गया था, और ये पता हो गया था कि आगे, और वह दिन करीब आ रहा था 1947 का, जब ये पश्चिम बंगाल का पूर्वी हिस्सा टूटकर पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला था, और ये जो हिस्सा टूटता उसी हिस्से के साथ जयसुर कुलना का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता। तो बातें ये आई कि बी आर अम्बेडकर जी जो हैं ये पाकिस्तान के क्षेत्र में चला जाएगा यह हिस्सा, तो इन्हें ये सदस्य नहीं रह पाएंगे, और इन्होंने वहां से चुनाव जीत लिया था। मुस्लिम सहयोग की सहायता से उन्होंने चुनाव को जीत लिया था। अब क्या होता है कि बातें ये उठने लगी कि संविधान सभा के जो सलाहकार हैं बी एन राव जी से जवाब मांगा जाएगा कि इनको संविधान के निर्माण में इनका योगदान रहना चाहिए, अच्छे जानकार हैं। तो इन्होंने क्या किया, बी एन राव जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चुनाव इन्होंने पश्चिम बंगाल से जीता, लेकिन उनको पता लग गया था कि ये टूटकर पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। इसके पहले उन्होंने व्यवस्था किया, और बी एन राव ने, संविधान सभा के जो सलाहकार हैं, इन्होंने बंबई के, जिसे आज मुंबई कहते हैं, बंबई के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री जीबी खैर को एक पत्र लिखकर भेजा और कहा एक स्थान रिक्त करवाइए बी आर अम्बेडकर के लिए, और वहां एक स्थान को रिक्त कराया जाता है बी आर अम्बेडकर के लिए, और वहां से उन्हें सदस्य के रूप में पुनः चुना जाता है और संविधान सभा में शामिल किया जाता है, और ये संविधान सभा के सदस्य बन जाते हैं। आइए देखते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपसे जुड़े। तो बात अगर करें कि 24 जनवरी 1946 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रध्वज को अपनाया गया, और संविधान सभा पे जो कुल सारी बहसें चली थी वो 114 दिन चली थी, और 114 दिन चले थे। लेकिन नेक्स्ट बात आप याद रखिए, संविधान सभा के समय 3 वाचन किए गए थे,
3 वाचन किए गए थे। बातें समझ में आई? ये काफी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, एग्जाम के लिए, तो आप इन्हें जरूर याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।